दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग खाकी सीरीज देख रहे थे इडुटेरिया का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टेस्ट नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वो सभी वीडियो जो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट में, वो सबको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आगे टेस्ट नंबर 9 को। इसका डिस्क्रिप्शन के इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ इसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स एनालिसिस भी कराया जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा इसमें कितना आप कर पा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है गिग वर्कर्स के बारे में बात किया गया है। गिग वर्कर्स का बात किया जाए तो वैसे वर्कर्स जिनका जो जॉब जो करते हैं वो एक कहा जाए तो जॉब जो है वो सहचर्ज के आधार पे करते हैं, यानी कि वो उस कंपनी के साझेदार के रूप में, जैसे देखते होंगे आप अभी हाल ही में जोमेटो, स्विगी, ये ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर होते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है डिलीवरी पार्टनर्स। ठीक है, तो वे अपने पार्टनर के रूप में देते हैं और पार्टनर के रूप में देने के कारण उनका जो हिस्सा होता है उस प्रकार से दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है गिग वर्क्स की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में PM जन आरोग्य को कितना बजट राशि आवंटित की गई थी? तो यह था लगभग 25,000 करोड़। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में PM जन आरोग्य योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 25,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार वार्षिक 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। PM स्वनिधि योजना के तहत 30,000 रुपये की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड तथा क्षमता निर्माण के साथ योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है सेकंड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो यह लगभग है GDP का 4.8%। GDP का 4.8%। 2024-25 में सरकार ने वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% लक्षित करने की कोशिश की है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 में 4.5% से नीचे रखने के प्रयास की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सूचीबद्ध करना है और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें। विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना, यह झारखंड सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। विधवा पूर्ण विवाह प्रोत्साहन योजना। महतारी वंदना योजना, यह छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। वही ग्रामोदय योजना का बात किया जाए तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। दीपम 2.0, यह आंध्र प्रदेश ने शुरुआत किया है। ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह योजना झारखंड सरकार, महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार, ग्रामोदय योजना उड़ीसा राज्य सरकार एवं दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश ने शुरुआत किया है। तो कूट के अनुसार हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 4। पूछा गया है महालेखा परीक्षक कार्यालय के बीच प्रशिक्षण के अवसर और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो भारत और सेशेल्स के साथ हुआ है। ठीक है, भारत और सेशेल्स के साथ महालेखा परीक्षक कार्यालय के बीच प्रशिक्षण के अवसर और सूचना साझा पर समझौता भारत और सेशेल्स के बीच अक्टूबर 2024 में हुआ है। अन्य समझौते की बात करें एवं उसके सहयोगी देश का, तो गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए भारत ने वियतनाम के साथ समझौता किया है। वही एक सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत ने गुयाना के साथ समझौता किया है। मोजिट द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल के निर्माण के लिए भारत ने मार्शल द्वीप के साथ समझौता किया है। एवं अडानी पोर्ट सेंटर स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दार इस्लाम पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन के लिए 30 साल का समझौता किया है भारत और तंजानिया ने। अगले 10 वर्षों के लिए चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है, तो भारत और ईरान ने समझौता किया है। वीजा छूट पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत और मोल्दोवा ने। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो 6 दिसंबर 2024 को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल
बाचलेट को दिया गया, मिशेल बाचलेट को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चिली से बिलोंग करते हैं, चिली के राष्ट्रपति है मिशेल बाचलेट। 2023 के लिए यह पुरस्कार अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक डेनियल बोरेनबोइम और फिलीपींस शांति कार्यकर्ता अली अबू अबाद को प्रदान किया गया था। 2023 में डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अबाद को दिया गया, वही 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बाचलेट को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाएगा। 17 सितंबर 1948 के दिन ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। वहीं हाल ही में शुरुआत किए गए प्रमुख दिवस जैसे नमो भारत दिवस, यह 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा, नमो भारत दिवस। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का बात किया जाए तो यह 30 मई को मनाया जाएगा। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। विश्व बास्केटबॉल दिवस यह 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। नो नॉन वेज डे यह 25 नवंबर को मनाया जाएगा और नीलगिरी ताहर दिवस यह 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये सभी दिवस हाल ही में शुरुआत किए गए हैं, इसलिए इस आधार पे इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर को, संविधान हत्या दिवस 25 जून को, आलू दिवस 30 मई, विश्व फुटबॉल 25 मई को, विश्व बास्केटबॉल 21 दिसंबर को, नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को एवं नीलगिरी ताहर दिवस 7 अक्टूबर को। ये सभी हाल ही में प्रारंभ किए गए प्रमुख दिवस है। नेक्स्ट है ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया है आईटीबीपी ने, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स ने, आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने। ऑपरेशन जज्बा के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्ति को चीन से 108 किलोग्राम सोने के बिस्कुट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना यह राजस्थान ने प्रारंभ किया है, राजस्थान ने। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों, लोक कलाकारों और सड़कों पर व्यापार करने वाले को प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। हाल ही में अन्य राज्य के द्वारा जैसे झारखंड ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरुआत किया है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरुआत किया है, मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरुआत किया है, यह झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। वही उड़ीसा सरकार की बात किया जाए तो सुभद्रा योजना, स्वयं योजना, लाभा योजना, अम्मा बैंक योजना एवं मुख्यमंत्री पुष्टि योजना यह उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदना योजना एवं रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। पूछा गया है भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? एआई कोसा डेटासेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से पूछा गया है कौन सा सही नहीं है? अगर बात किया जाए कॉल ऑफ द एयर, यह बुक है जो लिखा गया है परिमल के नाथवानी के द्वारा लिखा गया है कॉल ऑफ द एयर। इंडिया @100 के.बी. सुब्रमण्यम ने लिखा है, इंडिया @100 के.बी. सुब्रमण्यम के द्वारा, यह दोनों सही है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप सेन गुप्ता ने लिखा है। द विनर माइंडसेट सेन वार नहीं बल्कि सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है, सेन वाटसन ने लिखा है द विनर माइंडसेट। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सेन वॉर नहीं बल्कि सेन वाटसन ने लिखा है। अन्य बुक का बात करें, हाल ही में महत्वपूर्ण किताब एवं उनके लेखक जैसे विटनेस लिखा गया है साक्षी मलिक के द्वारा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी यह लिखे हैं भीम सिंह के द्वारा। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल अल्पना किलावला के द्वारा लिखा गया है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रश्दी ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा ने लिखा है। इजराइल वायर डायरी विशाल पांडे के द्वारा लिखा गया। सैलोइंग द सन लक्ष्मी मुदेश्वरी पुरी ने लिखा है। संस्कृति के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। चक्रवात
चक्रवात दाना का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है? तो दाना का नामांकन किया है कतर ने 24 अक्टूबर 2024 को चक्रवात दाना ने लैंडफॉल किया है। बंगाल की खाड़ी से चलकर उड़ीसा के तट पर यह भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया। दाना नामक नाम जो है वो कतर देश के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा निर्धारित चक्रवात नामांकन प्रणाली के भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। दाना या दाना नाम अरबी में सांस्कृतिक महत्व रखता है, जहां इसका अर्थ है सबसे सही आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती। 20 अक्टूबर 2024 को बहामास में तूफान ऑस्कर का आगमन हुआ था। तूफान ऑस्कर को उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में भी नामित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए अपराधी कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई समन, ई साक्ष्य एवं न्याय सेतु, न्याय सुरति, ये तीनों ऐप लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ई समन, ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय सुरति। यह एप्लीकेशन अधिकारियों को गवाहों से जानकारी एकत्र करने और उनके बयान दर्ज करने की भी अनुमति देता है। ई साक्ष्य ऐप का बात किया जाए तो ई साक्ष्य के साथ जांच अधिकारी आवश्यकता अनुसार अपराध स्थलों की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीर ले सकते हैं। न्याय सुरति ऐप्स के द्वारा न्याय सुरति इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अदालती सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है। वही ई समन का बात किया जाए तो ई समन ऐप के द्वारा कानूनी आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन को संभालता है। इस सुविधा के माध्यम से अदालत द्वारा जारी किए गए समन और वारंट जैसे कानूनी आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुलिस को प्रेषित किए जाते हैं। न्याय सेतु का अगर बात किया जाए तो इस ऐप के द्वारा इस डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक अभियोजक तथा जेल प्रशासन एक साथ इंटरलिंक्ड रहेंगे। यह ऐप जांच से जुड़ी सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध करा पाएगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 13। 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप याद रखना है, विश्व चैंपियनशिप 18वां क्रम का है। 18वां विश्व चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया। किसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है डी गुकेश। डी गुकेश पूरा नाम है डोम्मा राजू गुकेश, डी गुकेश। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया है? तो वीरेंद्र कुमार को। ऑप्शन हो जाएगा बी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं वीरेंद्र कुमार। मनोहर लाल खट्टर का बात किया जाए तो आवास और शहरी मामले मंत्री के मंत्री है। एचडी कुमार स्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। एमएसएमई मंत्रालय मिला है जीतन राम मांझी को। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय मिला है ललन सिंह को। सामाजिक न्याय मंत्री बने हैं वीरेंद्र सिंह। विमानन मंत्रालय राम मनोहर नायडू को दिया गया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को दिया गया है। कोयला खनन मंत्री श्री किशन रेड्डी को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल के पास है। वही संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। नेक्स्ट है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। ठीक है, 16 नवंबर, डेट याद रखना है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। बतलाना है इसका थीम क्या था? तो प्रेस की बदलती प्रकृति। ठीक है, थीम था वो था प्रेस की बदलती प्रकृति या प्रेस का बदलता स्वरूप। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2024 को मनाया गया, जिसका थीम था प्रेस का बदलता स्वरूप रखा गया है। हाल ही में और अन्य दिवस जैसे 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को, और इसका थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। ठीक है, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। संविधान की 75वीं वर्षगांठ इस बार बनाई गई। जो थीम रहा वो रहा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। थीम जो रहा वो है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। थीम रहा मिट्टी की देखभाल, मापना, निगरानी करना एवं प्रबंधन करना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाया गया। थीम रहा हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? बिहार बजट 2025-26 में प्रथम प्राथमिकता किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है शिक्षा को। बिहार बजट 2025-26 में सर्वाधिक व्यय शिक्षा पर किया गया, जिसकी राशि 60,964 करोड़ है। टाटा याद रखना है, 60,964 करोड़। बिहार बजट 2025-26 में राज्य पथ परिवहन निगम के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। पटना में महिला हाट खोले जाएंगे। पहला बजट अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पेश किया गया। बिहार का पहला बजट जो है अनुग्रह नारायण सिंह ने पेश किया था। बिहार का पहला ग्रीन बजट का बात किया जाए तो 2020-21 में पेश किया गया और पहला बार बाल बजट बिहार में 2013-14 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया तो फॉल्कन 9 के द्वारा 19 नवंबर 2024 को भारत के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 जिसे GSAT-N2 भी कहा गया, जिसका वजन 4700 किलोग्राम था, एलन मस्क के स्पेसएक्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के कैप कैनारवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित यह उपग्रह दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवा प्रदान करेगा। इसरो की हैवी लिफ्टर LVM-3 जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से जाना जाता है, 4 टन तक के वजन वाले सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। हैवी लिफ्टर फॉल्कन 9 रॉकेट 8300 किलोग्राम या 8.3 टन के पेलोड के GTO में लॉन्च कर सकता है। यह पहला अवसर है जब एलन मस्क स्पेसएक्स द्वारा इसरो के किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। 70 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन चुनना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार में श्रीपथ चुने गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा को दिया गया। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह दिया गया अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जो है वो गलत मिलान किया गया है, डी हो जाएगा। 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विजेताओं की नई घोषणा नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में की गई थी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विभिन्न श्रेणियों में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, न कि अमिताभ बच्चन को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का बात किया जाए तो अट्टम आनंद एकर्षि द्वारा निर्देशित जिसे दिया गया अट्टम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में सुराज आर बड़जात्या को। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कंतारा। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपथ मलिकपुरम के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए कितनी बार। ठीक है, संसद का बात किया गया है बैठक का, तो यह वर्णित है अनुच्छेद 85 में। याद रखिएगा 85 में संसद का बैठक का बात किया गया है और यह 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिससे 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल न हो। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाता है जैसा वह उचित समझे, लेकिन संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन से अधिक अनुपस्थित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से निम्न में से किस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन किए गए। इसमें बतलाना है संविधान में क्या क्या जोड़े गए थे। प्रस्तावना में मूल रूप से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वे थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 76 के द्वारा संशोधित किया। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। वे शब्द हैं, याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता का बात किया गया है। याद रखना है 5, 3 और 2, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार का स्वतंत्रता का बात किया गया है प्रस्तावना में। नेक्स्ट है वर्मा समिति का संबंध किससे है। वर्मा समिति, अगर बात किया जाए वर्मा समिति, इसका संबंध है मूल कर्तव्य से। ठीक है, मूल कर्तव्य से, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, यानी कि मूल कर्तव्य से। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति 1999 में कुछ मूल कर्तव्य की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की थी। जैसे न्यायमूर्ति MB शाह ने 2014 में कालाधन से लिए, शिवरमन समिति
अगर बात किया जाए समिति का, शिवरमन समिति 1979 में गठन किया, नाबार्ड की स्थापना की इस समिति की सिफारिश पे। रंगराजन समिति 1993 में है और सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश से संबंधित है रंगराजन कमेटी। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, जिसमें यह लिया गया है, वो लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, आयरलैंड से। संवैधानिक प्रावधान, भारत के संविधान के भाग 4 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। इस सिद्धांत के उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह होता है साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। साधारण बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत है। इसे साधारण बहुमत या कार्यात्मक बहुमत या कामकाजी बहुमत के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना अनुच्छेद 352 के अनुसार साधारण बहुमत के द्वारा होता है। राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो वह उसे भारत का नागरिक हो, उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील हो। तो इसमें से तीनों कंडीशन होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता का बात किया जाए तो महाधिवक्ता का वर्णन है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का, जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जो राज्य का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वही अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार महान्यायवादी का पद संघ में सबसे बड़े विधि अधिकारी के रूप में होता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता का पद राज्य के बड़े विधि अधिकारी के रूप में होता है। महाधिवक्ता के पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है तथा राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय में रखता है। महान्यायवादी पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 में हुआ। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, जिन्होंने पंचायती राज्य को 2 स्तरों पर विभाजित करने का बात किया था। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पंतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया। अनुच्छेद 40 में आवश्यक शक्तियों के साथ स्थानीय स्वशासन के लिए प्रावधान है। अन्य जो कमेटी बना जो पंचायती राज से संबंधित है, वो प्रथम कमेटी है, वो है बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ और 3 स्तरीय की मांग की थी। वही अशोक मेहता समिति का बात किया जाए तो अशोक मेहता समिति 2 स्तर का बात किया गया एवं 1977 में गठन हुआ। हनुमंत राव समिति 1983 में गठन होता है। जीवी के राव समिति 1985 में गठन होता है एवं एल एम सिंधवी समिति का गठन 1986 में किया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सूचीबद्ध करें एवं गलत युग्म का चयन करें। 243 का ई में बात किया जाए तो 243 के ई में सीटों का आरक्षण का बात नहीं किया गया है, बल्कि 243 का ई में जो है वो है 243 के ई का बात किया जाए तो 243 के ई में पंचायत का कार्यकाल का बात किया गया है। ठीक है, ई याद रखेंगे कैसे? ई यानी कि ये 5th लेटर है। ठीक है, ई जो है वो 5th लेटर है और 5th जो है 5 यानी कि जो टेन्यूर का बात किया गया है। ठीक है, टेन्यूर। और पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायत का जो समय होता है वो होता है 5 साल। तो वहां से याद रखते हैं 243 के ई में, यानी कि ई 5th लेटर है और 5th लेटर से हम जाएंगे कि उसका कार्यकाल का बात करेगा। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, यानी कि 5 वर्ष। ई जो है 5 के बराबर है, यानी कि 5 वर्ष से, और 5 वर्ष जो है वो कार्यकाल का है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं पंचायतों के कार्यकाल जो है 243 के ई में वर्णित किया गया है। ठीक है, 243 का ई में जो है वो है पंचायती राज्य का कार्यकाल। ठीक है,
देखते हैं 243 का ए में, 243 के ए में ग्राम सभा से संबंधित है। 243 के ए में बी में पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, गठन यानी कि बाउंड्री लगाते हैं तो गठन होता है। ठीक है, B4 होता है बाउंड्री और बाउंड्री में होगा गठन। ठीक है, C4 याद रखेंगे, सी से संरचना यानी कि पंचायत की संरचना कौन कौन उसमें होंगे। ठीक है, पंचायतों की संरचना। D4 अगर बात किया जाए तो D4 होता है डिसेबिलिटी, डिसेबल यानी कि जो यहाँ पे डिसेबल का मतलब वो नहीं समझना है यानी कि अपंग नहीं, यानी कि डिसेबल नहीं समझना है। D4 डिसेबिलिटी, जिन्हें डिसेबल मानकर ये मतलब दिया जा रहा है, यानी कि आरक्षण का बात किया गया है। ठीक है, यानी कि सीटों का आरक्षण, जैसे महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं का सीटों का आरक्षण इत्यादि का बात किया गया है। यानी D4 याद रखेंगे, याद रखने के लिए याद कर सकते हैं D4 डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी यानी कि डिसेबल को, यानी कि महिला को, SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया गया है सीटों का आरक्षण से 243 के डी में। 243 का ई अगर देखें तो ई से अभी बतलाएं, ई जो है 5th लेटर है और 5th यानी कि 5, यानी कि 5 कार्यकाल होता है, यानी कि पंचायतों के कार्यकाल से। जी में है पंचायत की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। एच का बात किया जाए तो वो पंचायतों का कर रोपण के शक्ति से लिया गया है। 243 का के से याद रखना है, के से के नहीं पढ़ेंगे, KEL पढ़ेंगे। ठीक है, KEL पढ़ेंगे तो 243 का के में जो है वो इलेक्शन से है। ठीक है, केल यानी कि इलेक्शन से है। ठीक है, 243 का के में इलेक्शन से है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप याद रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ठीक है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसका है? तो यह कहा गया था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आलोचकों का आरोप है संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। इस संदर्भ में अमेरिका के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तल दर्पण का बात किया जाए तो उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब हमेशा बना सकता है। बिल्कुल सही है। इसका यूज हम रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो बड़ा बनता है, छोटा वस्तु का बड़ा, यानी कि अवतल दर्पण का यूज दंत चिकित्सकों के द्वारा यूज किया जाता है। उत्तल लेंस का बात किया जाए तो उत्तल लेंस को हम आवर्तक लेंस की भांति यूज करते हैं। उत्तल लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज का से छोटा प्रतिबिंब नहीं, यह जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। समतल दर्पण में सीधा और बिंब के साइज से छोटा नहीं बल्कि बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने बिंब की दूरी होता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाए तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइज में वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट होता है? तो वह विटामिन है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। अगर बात किया जाए विटामिन का दो टाइप्स के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। वही वसा में घुलनशील विटामिन का बात किया जाए तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। अगर बात की जाए विटामिन B12 का तो साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन। विटामिन ए के कारण जो रोग होता है वो है आंख से संबंधित, जैसे रतौंधी रोग जो होता है वो होता है विटामिन ए के कारण, कमी के कारण। वही अगर बात किया जाए विटामिन डी का तो विटामिन डी को हम हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। विटामिन डी को हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं सत्य कथन का प्रयोग करें। सभी घड़ी में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, सभी घड़ी में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। इसमें से दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास कितना होता है? श्रव्य परास 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 20 से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य परास होता है। अब श्रव्य परास का बात किया जाए तो 20 हर्ट्ज से कम अब श्रव्य परास होता है, वही 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होगा वो श्रव्य परास होगा।
नेक्स्ट है कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। ठीक है, ये जो पट्टी रहता है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, तो प्रेशर इक्वल टू याद रखिएगा फोर्स पर यूनिट होता है एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम एरिया को बढ़ा दें, अगर हम एरिया को इसे इंक्रीज कर दें तो प्रेशर यहाँ पे कम लगेगा, प्रेशर यानी कि कम लगेगा, तो दाब को कम करने के लिए हम पट्टी को चौड़ा कर देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दाब को कम करने के लिए। कैसे करेंगे, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना अभी लग रहा है, लेकिन अगर हम एरिया को बढ़ा सकते हैं तो मैक्सिमम करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें प्रेशर जो लगे वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो दाब को कम करने के लिए हम थैले की पट्टी को चौड़ा बना देते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों, क्योंकि वह संवेग में परिवर्तन की दर घटाने के लिए, संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए क्षेत्र रक्षक जो है गेंद लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के बराबर, यह है ओम का नियम। तो यदि क्या बराबर हो तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब यह रूल फॉलो होगा, यानी कि तापमान स्थिर होने पर। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ग्राफ अगर देखना चाहे तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से होता है, V और I का ग्राफ, V और I का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, और एट टेम्परेचर जो होगा वो होगा कांस्टेंट, टेम्परेचर T इक्वल टू होगा कांस्टेंट, T इक्वल टू हो जाएगा K। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल है और आपको प्रत्येक एग्जाम में इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ट्राई कीजिएगा। अभिक्रियाशील सीरीज का जो था वो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से अभिक्रियाशीलता के आधार पे अगर क्रम देखें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वो होता है पोटेशियम, और सबसे कम होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, याद रखने के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं, कैटरीना, ने, कार, मांगा, एल्टो, जेन, फेरारी। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कैटरीना यानी कि के यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au और गोल्ड। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो है पोटेशियम। अगर पोटेशियम ऑप्शन में ना हो तो सोडियम भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि पोटेशियम दिया ही जाएगा और गोल्ड दिया ही जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक रिएक्टिव है वो है पोटेशियम। तो यहाँ पूछा गया था सबसे अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसके अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोना सबसे कम, उसके बाद कॉपर, आयरन और जिंक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन बहुपरमाणुमुख है, कौन बहुपरमाणुक है, इसमें बहुपरमाणुक इनमें से कौन है, यानी कि पॉलीएटॉमिक कौन है, तो वह हो जाएगा सल्फर। सल्फर जो पाया जाता है वो S8 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, सोडियम Na के फॉर्म में पाया जाता है, फास्फोरस P4 के, P5 के, P फास्फोरस होता है, आर्गन Ar यह इनर्ट गैस है, और सल्फर जो है वो S8 के रूप में पाया जाता है, यानी कि बहुपरमाणुक हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए क्या। चूने का पानी दूधिया हो जाएगा यदि क्या प्रवाहित किया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यदि प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम रिएक्शन देखने का प्रयास करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट और H2O प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर क्या लगा होता है, तो यहाँ से याद रखना है लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट दोनों यूज होता है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट एवं लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजेन उत्पादित होता है कहाँ से, तो यह उत्पादन होता है अंडाशय से, अंडाशय से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फ्रॉम ओवरी, अंडाशय से। नेक्स्ट है परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो क्या कहलाता है, तो यह समस्थानिक कहलाएगा, समस्थानिक। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो तो वह कहलाएगा समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान है, सभी में 1 है। वही न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, यहाँ पे परमाणु न्यूट्रॉन है 0, यहाँ पे है 1, और ट्राइटियम में जो न्यूट्रॉन है वो है 2, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होगा तो वह कहलाएगा समस्थानिक। ठीक है, वह समस्थानिक कहलाता है।
कुछ समस्थानिक का उदाहरण जैसे हाइड्रोजन का हो जाएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, क्लोरीन का कार्बन 17, क्लोरीन 17 और क्लोरीन 135 और 137, कार्बन का हो जाएगा 12, 13 और 14। ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिक का बात किया जाए तो याद रखिएगा, पूछ दिया जाता है, पोलिनियम का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लाइसोसोम, लाइसोसोम का बात किया जाए तो इसे आत्मघाती की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड का बात किया जाए तो केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। वही गोल्जी का उपकरण का बात किया जाए तो यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जी का उपकरण 3-1-4-2 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 3-1-4-2। नेक्स्ट है घटपर्णी पादप उदाहरण है किसके? घटपर्णी पादप उदाहरण है किसके? तो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों के, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, स्वपोषी एवं विषमपोषी के। घटपर्णी पादप यह कीट भक्षी पादप है। इसमें घड़े के समान एक संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। घटपर्णी हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है क्योंकि इन पादपों की मृदा से ये सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई बढ़ती है? तो वह बढ़ाने वाला हार्मोन है, वो है जिब्रेलिन्स, वह है जिब्रेलिन्स, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल कौन सा है? तो यह होता है एल्वियोली। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हिंदी लिख दिया गया है, देखिएगा इंग्लिश में जो है एल्वियोली सही है। एल्वियोली जो है गैस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जिसे हिंदी में कुपिका कहते हैं, कुपिका। ठीक है, एल्वियोली के पार्ट में गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होता है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है। फीमर का बात किया जाए तो फीमर कहाँ पाया जाता है? तो यह सबसे लंबी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी। फिबुला का बात किया जाए तो टखनों की हड्डी है, वो है फिबुला। कार्पल्स का बात किया जाए तो कलाई की अस्थियां है कार्पल्स। मेटाकार्पल्स का बात किया जाए तो यह अस्थियां है हथेली का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3-4-2-1। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान यह चंडीगढ़ में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला यह पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यह डोनापोला गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? तो यह है कुड्डाकुलम। ठीक है, कुड्डाकुलम। कुड्डाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कुड्डाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में चेन्नई से 650 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। पूरा होने पर ऊर्जा संयंत्र की संयुक्त क्षमता 6000 मेगावाट होगी। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमियो जहांगीर भाभा के प्रयास से 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा ने ट्रॉम्बे में कार्य करना शुरुआत किया, लेकिन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 1969 में तारापुर में स्थापित किया गया। काकरापारा यह गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम, थोरियम और भारी जल की आवश्यकता होती है। यूरेनियम है झारखंड से, राजस्थान से और मेघालय में भी पाया जाता है। वही थोरियम जो है, थोरियम केरल के तटों पर अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में 34 किलोमीटर की सफर प्रथम बार तय किया था। डेट याद रखना है 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर की लंबाई लॉर्ड डलहौजी के समय में यह प्रारंभ किया गया था। भारत में रेलवे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो कंपनी था उसका नाम था। नेक्स्ट है दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित है। किस मुगल सम्राट से संबंधित है दसवंत और बसावन? तो यह संबंध है इनका अकबर के दरबार से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दसवंत एवं बसावन मध्यकालीन भारत में 16वीं शताब्दी में प्रख्यात मुगल चित्रकार थे। दोनों चित्रकार मुगल शासक अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली आदि थे। अकबर ने 1562 में दास प्रथा से, 63 में तीर्थ यात्रा से, 64 में जजिया कर को समाप्त किया था।
नेक्स्ट है मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो वो थे बिंबिसार। बिंबिसार ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 16 महाजनपद में से एक अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिलाया। बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना की थी। कौशल, लिच्छवी और मद्र राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे तथा उसे मित्र और संरक्षक भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर, दुर्ग और निचले शहर क्षेत्रों में बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो यह मिला है धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिला में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पाई गई कलाकृति में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरे, मछलीकृत हुक आदि मिले हैं। धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया के पतन के साथ हुआ। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है, गुजरात में, और एकमात्र यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, यह भी याद रखना है। धौलावीरा की खोज 1968 में जेपी जोशी के किया गया था। यहां से शहरी नियोजन, अनूठी जल निकासी प्रणाली और संरक्षण विधियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिखाई देता है? तो इब्न बतूता ने किस सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया है? तो वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आते हैं। जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबारी कवि थे। कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। खुसरो को सितार और तबले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो वे थे हरकिशन। हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। अंगद गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किए थे। गुरु रामदास मुगल कालीन शासक अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उनके पवित्र शहर अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। सिख धर्म के अंतिम गुरु को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। गुरु अर्जुन देव ने लाहौर में स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था, वही गुरु हरगोविंद को औरंगजेब ने फांसी दिलाया था। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। हसन निजामी का बात किया जाए तो हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा है। हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की है। ख्वाजा मीर का बात किया जाए तो कानून ए हुमायूनी लिखा है। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा की रचना की है। भीमसेन ने नुक्सा ए दिलकुशा की रचना किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती यानी कि लंगोटा पहनना आरंभ कर दिया ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो वे किए थे मदुरई में। 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरई में अपनी पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। मदुरई जो दक्षिण भारत में स्थित है, गरीबी और वहाँ के गरीब फटेहाल लोगों के पहनावे को देखने के बाद गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और लंगोटी पहनना शुरुआत किया था। नेक्स्ट है विशिष्टवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो विशिष्ट जो थे वो थे राम। ठीक है, विशिष्ट ऐसे याद रख सकते हैं, विशेष है, कौन है? तो वो है राम। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की थी। रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। छत्रपति शिवाजी का अस्त प्रधान में अमात्य की क्या भूमिका थी? तो वे थे राजस्व मंत्री। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। पेशवा का बात किया जाए तो राज्य का प्रशासन संभालते थे। सर ए नौयब सैन्य प्रधान थे। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। वाक्यान्विश का बात किया जाए तो दरबार के कार्यों का रिकॉर्ड करते थे। सुमंत का बात किया जाए तो ये विदेश मंत्री थे। पंडित राव धार्मिक कार्य के लिए दिए जाने वाले अनुदान थे। न्यायाधीश का बात किया जाए तो न्याय विभाग के वे प्रधान होते थे। नेक्स्ट है विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहित किया किस भाषा को एवं किस संस्कृति को? तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने तमिल, तेलुगु एवं कन्नड़ संस्कृति का प्रचलन किया था। तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को इन्होंने प्रचलित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। इसका वर्णन हम देखते हैं। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत को प्रोत्साहित किया। अगर बात किया जाए विजयनगर को 1336 में स्थापना होता है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसके खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जिसकी राजभाषा जो है वो तेलुगु है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ ब्राउनाउ एम इन में। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एम इन में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एम इन में 1889 में। 1919 ईस्वी में हिटलर जर्मन वर्क्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा और पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नाजीवाद की स्थापना किए। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। 1937 में हिटलर ऑस्ट्रिया का जर्मनी में एक जन साम्राज्य एक नेता के देकर मिला लिया। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया। क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो वह पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में स्थित है, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। वही बात किया जाए, तडोबा अंधेरी यह महाराष्ट्र में है। माधव मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। बनेरघट्टा कर्नाटक में। गुगामल महाराष्ट्र में। नेवागांव महाराष्ट्र में। ब्लैकबक गुजरात में। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई में। सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। जल्दापाड़ा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो वह है घूर्णन। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक दैनिक गति जिसे घूर्णन गति कहा जाता है और एक परिक्रमण गति जो वार्षिक गति होता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? तो जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाया जाता है, यह भी सही है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है और जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से भरा है, यह भी सही है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह और शेष बाहरी है। मरकरी, अगर बात किया जाए आंतरिक एवं बाह्य ग्रह का, तो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये 4 आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वो आकर गलत हो गया है, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये आंतरिक ग्रह है। वही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा डोलेमाइट। ठीक है, डोलेमाइट का बात किया जाए तो डोलेमाइट यह कायांतरित चट्टान नहीं है। इसका निर्माण कायांतरित चट्टान का अनुदाहरण क्वार्टाइज्ड है, नीस है, संगमरमर है, स्लेट है, सिस्ट है, सॉफ्ट स्टोन है और फिलाइट है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद हो जाएगा समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद हो जाएगा समताप मंडल। क्षोभ के बाद समताप के बाद हो जाएगा आयन मंडल के बाद हो जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में देखते हैं, इसमें वायुमंडल का सबसे निचली परत है, जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन की घटना होती है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं होती है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल का बात किया जाए तो ओजोन मंडल तक पाया जाता है। इस मंडल में किसी भी तरह के मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती तथा वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। फलतः वायुयान उड़ान हेतु समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। वही अगर बात किया जाएगा मध्य मंडल का, मेसोस्फीयर का, तो मध्य मंडल जो है मध्यमंडल यह न्यूनतम तापमान होता है। न्यूनतम तापमान की सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। मध्यमंडल सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है, जिसे मेसोपॉज पृथ्वी के वायुमंडल को ठंडा भाग है। आयन मंडल का बात किया जाए तो इसमें आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसे आयन रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। बहिर्मंडल का बात किया जाए यानी कि एक्सोस्फीयर का, तो यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है जिसका विस्तार आयन मंडल से ऊपर
वाले वायुमंडलीय भाग में है। नेक्स्ट है कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है, तो स्थल रुद्ध देश इसमें कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बोलीविया। बोलीविया ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बोलीविया। बोलीविया एक स्थल रुद्ध देश है जो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू के मध्य स्थित है। वर्तमान में टोटल लैंडलॉक्ड कंट्री का बात किया जाए तो 44, ठीक है, याद रखना है 44 स्थल रुद्ध देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है और सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी। सर्वाधिक आबादी वाला स्थल रुद्ध देश है वो है इथोपिया। 3 फैक्ट याद रखना है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। सबसे बड़ा है वो है कजाकिस्तान, सबसे छोटा है वो है वेटिकन सिटी, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड और लैंडलॉक्ड है वो है इथोपिया, ठीक है। इथोपिया सबसे अधिक आबादी वाला लैंडलॉक्ड जो कंट्री है वो है इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तौपुंग दर्रा। तौपुंग दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, तो यह म्यांमार को कनेक्ट करता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी म्यांमार से। तौपुंग दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में यह स्थित है। नेक्स्ट है छोटी पहाड़ियों को वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है, तो वेलिकोंडा का बात किया जाए तो यह पूर्वी घाट का संरचनात्मक भाग है, पूर्वी घाट का। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वेलिकोंडा रेंज या वेलिकोंडा हिल्स। वेलिकोंडा रेंज या वेलिकोंडा हिल्स एक कम ऊंचाई वाला पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वी घाट प्रणाली का हिस्सा है। वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर कौन सा स्थित है, तो अलकनंदा और पिंडार यह हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर वो है कर्णप्रयाग। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी विष्णुप्रयाग। तो धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर है विष्णुप्रयाग। पिंडार और अलकनंदा पे है कर्णप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा पे है रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का बात किया जाए तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में काली मृदा की रचना किसके अपक्षय के कारण होता है, तो यह होता है ज्वालामुखी चट्टान के कारण। ज्वालामुखी चट्टान के कारण काली मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। काली मृदा रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा में चूना, लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट है 74 निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, तो वो है एडन नहर। एडन नहर इसका निर्माण दामोदर नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है एवं कूट को सही उपयोग करके चुनना है। बालको का बात किया जाए तो बालको यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। बालको यह छत्तीसगढ़ में स्थित है कंपनी। बालको छत्तीसगढ़, कोरबा, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा 2 बालको हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को का बात किया जाए तो हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट पश्चिम बंगाल में। हिंडाल्को रेणुकूट पश्चिम बंगाल में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी यह हीराकुंड उड़ीसा में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। नालको का बात किया जाए तो नालको है कोरापुट उड़ीसा में। नालको है कोरापुट उड़ीसा में, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को रेणुकूट पश्चिम बंगाल में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा में और नालको कोरापुट उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 26 बिहार के किस जिला में तेलहर कुंड है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो तेलहर कुंड जलप्रपात यह कैमूर में है, ठीक है। तेलहर कुंड जलप्रपात यह कैमूर में है। बिहार के अन्य प्रमुख जलप्रपात देखें तो ककोलत जलप्रपात नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात यह रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मांझर कुंड जलप्रपात यह भी सासाराम में है, ठीक है। मांझर कुंड और धुआं कुंड 2 कुंड याद रखना है। मांझर कुंड और धुआं कुंड सासाराम में है। वही तेलहर कुंड का बात किया जाएगा तो वह कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो वह है एसवीएस राघवन समिति। एसवीएस राघवन समिति ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। एसवीएस राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। विजय केलकर समिति का गठन भारत में मौजूदा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए लाया गया था। 2012 में गठित सी रंगराजन समिति का संबंध गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से था। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, तो लाभ होता है मुख्यतः ऋणी को। मुद्रास्फीति के कारण लाभ होता है, वो होता है ऋणी को। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता एवं पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है, तो राजकोषीय घाटा के बराबर। राजकोषीय घाटा के बराबर प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 80। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो वह हो जाएगा दुर्गापुर। लौह एवं इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि का कच्चे माल के रूप में कोयला मुख्य ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जमशेदपुर जो झारखंड में स्थित है, राउरकेला उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु में, इन सभी के आसपास कच्चे माल की उपलब्धता है। दुर्गापुर के आसपास ईंधन जो कोयला तो उपलब्ध है, परंतु कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा गया है? तो इसे आय का सिद्धांत भी माना जाता है। आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, थ्योरी ऑफ इनकम। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलान करना है। एडम स्मिथ ने लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। वही अमर्त्य सेन ने अगर बात किया जाए तो अमर्त्य सेन ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अमर्त्य सेन का बात किया जाए तो पॉवर्टी एंड फेमिन लिखा है। दादा भाई नौरोजी लिखे हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अमर्त्य सेन ने पॉवर्टी एंड फेमिन लिखे हैं। J.M. किंग्स, जॉर्ज मेनार्ड किंग्स का बात किया जाए तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखे हैं। जॉर्ज मेनार्ड किंग्स, J.M. किंग्स लिखा गया है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा डी। एडम स्मिथ के द्वारा लिखित पुस्तक है ए वेल्थ ऑफ नेशन, द इनविजिबल हैंड, थ्योरी ऑफ मॉरल स्टेटमेंट। अमर्त्य सेन का बात किया जाए तो पॉवर्टी एंड फेमाइन लिखे हैं। गरीबी और आकलन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, रेशनलिटी एंड फ्रीडम, यह सभी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। अमर्त्य सेन का बात किया जाए तो भारत से संबंधित है और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दादा भाई नौरोजी का बात किया जाए तो पॉवर्टी ऑन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखा है। जॉर्ज मेनार्ड किंग्स का बात किया जाए तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द ट्रीटीज ऑफ मनी, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 83 नंबर। बोला गया है किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? तो वर्ष 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में पुणे में हुई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एक गैर सरकारी संगठन है जो मार्गरेट भाइयों द्वारा स्थापित किया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रयासों में सुधार करने हेतु इस संगठन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रथम अध्यक्ष महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ एवं प्रथम सचिव कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वे थे कमलेश शर्मा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। कमलेश शर्मा राष्ट्रमंडल महासचिव के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। 2008 में राष्ट्रमंडल महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सनेबेरिका नरसंहार दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को। देखभाल और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 29 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को एवं समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक भिन्न है? डिफरेंट इनमें से कौन है? पिंक सिटी गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। महलों का शहर मुंबई नहीं बल्कि कलकत्ता को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, बल्कि मुंबई को नहीं। बंगाल का शोक दामोदर नदी सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, यानी कि बी हमारा उत्तर हो जाएगा। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह हुआ था तमिलनाडु से। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई थी। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरल का और सतारिया असम का है। छऊ जो है वो अर्थशास्त्रीय है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो वह हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं समस्तीपुर में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला बिहार के शीर्ष 4 जिले हैं, वो है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो है पटना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है शिवहर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है पटना में एवं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है समस्तीपुर में। नेक्स्ट है 90 भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा गया है? तो डॉक्टर
राजगोपालन वासुदेवन को। भारत का प्लास्टिक मैन कहा गया है डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के लिए प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को भारत का प्लास्टिक मैन कहा गया है। वर्ष 2018 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया एवं जादव पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। वाक्य यह किस प्रकार का है? तो यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसे ट्रांसलेट करना है तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू assertive transformation for the sentence given below. There happens to be no smoke without fire. इसका हो जाएगा whenever there is a smoke there is fire. Whenever there is a smoke there is fire. ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, देवासुर में कौन सा समास है? तो यह हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्योंकि देव और असुर होगा, देवासुर यानी कि देव और असुर। इसका विग्रह करें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, देवासुर में दोनों पद प्रधान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दहेग में मुख्यालय है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ठीक है, 9 वर्ष कार्यकाल होता है, 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 में अपना काम करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 चौका 12, 12 चौका 48। ठीक है, 4 5 20, 20 3 60, 5 3 15, 15 आएगा। 15 गुने 7 करेंगे तो 105 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यह हो जाएगा RTXY, यह हो जाएगा Y/RSX, Y/RSX। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दो संख्या का LCM और HCF का योग और अंतरक्रम से इतना इतना दिया गया है। LCM का योग और HCF का योग दिया गया है 512 और माइनस है, नेगेटिव है, यानी कि अंतर है 496 के बराबर। एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 56। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 98, एक कार्य को X पुरुष 15 दिन में करते हैं, 3 दिन बाद 10 पुरुष और उसके साथ जुड़ जाते हैं। शेष कार्य अब 8 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। X का मान क्या है? तो वो हो जाएगा 20 यानी कि 20 पुरुष और। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? 24 दूनी 48, उसके बाद 3 45, 45 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 45 गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 180, 180 माइनस 5 करेंगे 175, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 180। नेक्स्ट है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। 20 है और ये माइनस में इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 4 गुना 5 का होगा। अगर प्लस होता तो 5 होता, वही अगर नेगेटिव है तो आंसर होगा वो 4 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी। चलिए, इसी के साथ आज हम 100 क्वेश्चन इसका समाप्त करते हैं। तो चैनल पे लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।